हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पैनेसी में। यह आपके क्लास 12th का भूगोल है, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस पार्ट से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से वही मैं आपको बताऊंगा। थ्योरेटिकल सभी रहेंगे, आपको सुनना होगा। तो जिस प्रकार आप एक कहानी सुनते हैं आपको याद हो जाता है, उसी प्रकार भूगोल भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिससे आप अगर सुनना चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। पहला इसमें आपको भूगोल की परिभाषा पहले आपको याद होनी चाहिए। भूगोल की एक परिभाषा आपको सिंपल सी याद होनी चाहिए। जैसे देखिए, भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू धन गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी, गोल का अर्थ होता है गोलाकार स्वरूप। पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। दूसरी लाइन में अगर आप इसे लिखेंगे तो भूगोल जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफोज। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना। कहीं कहीं ग्राफोज लिखा रहेगा तो कहीं कहीं का ग्राफिया भी लिखा रहता है। तो इस प्रकार पृथ्वी के बारे में वर्णन करना या लिखना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछेगा मानव भूगोल की परिभाषा, क्योंकि जो आप पाठ पढ़ रहे हैं वो आपका मानव भूगोल से है, तो मानव भूगोल की परिभाषा आपसे एक पूछ लेगा। किसी भी विद्वान के तहत, किसी भी भूगोलवेत्ता के द्वारा आप मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का क्या संश्लेषित अध्ययन है, रेटजेल के अनुसार है। तो परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका इतना 2 पॉइंट हो गया है। यहाँ पर देखिए भूगोल की परिभाषा आपको बता दिए, मानव भूगोल की परिभाषा बता दिए। अगला टॉपिक है आपका देखिए निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद। इसमें मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आपको सभी थ्योरेटिकल चीज़ें बताई जाती हैं हायर क्लासेस में, आपको यहाँ पर रटना नहीं है। एक बार आप समझ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहला है आपका निश्चयवाद। मानव भूगोल की वह विचारधारा जो कि मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करती है, वह आपकी क्या निश्चयवाद कहलाती है। निश्चयवाद में देखिए क्या है, इसमें मानव की शक्ति जो है उसको स्वीकार नहीं किया जाता है कि मानव के पास शक्ति नहीं है। उसमें प्रकृति की शक्ति को क्या स्वीकार किया जाता है कि प्रकृति की ही शक्ति सब कुछ है। दूसरा है आपका संभववाद आता है। इसमें देखिए इसी का उल्टा लिखा जाता है। मानव भूगोल की वह विचारधारा जो प्राकृतिक शक्तियों को न स्वीकार करके मानव शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करती है, वह आपकी क्या संभववाद विचारधारा कहलाती है। लास्ट वाला है नवनिश्चयवाद, जिसको ग्रिफिथ टेलर जी ने पूछा है। ये प्रश्न परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है, आपके बोर्ड से लेकर हायर क्लासेस में भी पूछा जाता है कि नवनिश्चयवाद के संपादक कौन हैं। तो देखिए मानव भूगोल की वह विचारधारा, इसमें देखिए क्या होता है, ना तो यह कहेगा कि प्रकृति पर आप विजय प्राप्त करिए और ना ही प्रकृति की दासता को स्वीकार करिए, ये निश्चयवाद कहता है। तो इसे आप लिखेंगे मानव भूगोल की वह विचारधारा जो ना तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने को कहता है और ना ही प्रकृति की दासता को स्वीकार करने को कहता है। ऐसी विचारधारा आपकी नवनिश्चयवाद कहलाती है। इसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आता है इस पाठ का कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। तो पहले मैं आपको इसको बताता हूं कि मानव का प्रकृतिकरण क्या चीज़ है। देखिए इसको आपको दीर्घ उत्तरी में ये प्रश्न पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या था कि मानव का प्रकृतिकरण, जब मानव शुरुआती अवस्था में जन्म लिया था तो वह आदिम था। क्या आदि मानव का नाम आप लोग सुने होंगे। आदि मानव जो था वो असभ्य था, वह सभ्य नहीं था, उससे कोई किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी, उसके पास सामाजिक ज्ञान नहीं था, कैसे समाज में रहना है, कैसे उठना है, वहाँ तक कि उसके पास घर द्वार भी नहीं बने होते थे। तो वह क्या करता था, जंगलों में रहता था, वनों में रहता था, उन्हीं से वह फल फूल खाकर अपना गुजारा किया करता था। प्रकृति में जब भी क्या बाढ़ आता था, सूखा आता था या बिजली गरजती थी, वह क्या उससे डर जाता था, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि ये चीज़ क्या है। कभी कभार जब बादल बरसने लगते थे वह भयभीत हो जाता था, वह गुफाओं में भाग जाता था। बारिश होती थी, वह समझ ही नहीं पाता था कि ऊपर से कैसे ये चीज़ क्या गिर रहा है। तो वह इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया, वह प्रकृति से बहुत प्रभावित हो गया। तो ये जब चीज़ें होती थी, भूकंप आता था, भूस्खलन हो जाता था या कभी कभी बाढ़ आ जाता था, वह इन सब से डर जाता था। तो वह इनको क्या बहुत बड़ा शक्ति मानता था, प्रकृति को शक्ति मानकर वह क्या उसकी पूजा करने लगा। इन्हीं सब मानवीय क्रियाओं जब हुई प्रकृति के साथ तो उसी का नाम दे दिया मानव का प्रकृतिकरण।
मानव का प्रकृतिकरण। दूसरे में क्या होता है, प्रकृति का मानवीकरण। क्या चीज़ है इसमें, देखिए मानव जो है धीरे धीरे विकास करता है। जब वह विकास करता है तो उसके पास सामाजिक ज्ञान आता है, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। उसके पास सभ्यता का विकास होने लगता है, तो वह क्या करता है, इन सभी जो प्रकृति की शक्तियां हैं उनको समझने लगा। अब वह जब बाढ़ आता था तो वह भागता, वह अपने आप को बचाता था। वह जानता था कि अब बाढ़ आ गया है। बारिश होता था तो वह उससे भी डरता नहीं था। बिजली चमकती थी तो वह जानता था यह प्रकृति का क्या है, नेचर है। तो इन सब चीज़ों से वह डरता अब नहीं है, क्योंकि उसे मालूम चल गया है यह क्या है, एक प्राकृतिक घटनाएं हैं। अब वह क्या करता है, अपने आप को धीरे धीरे विकास करता है, सभ्यता का विकास करता है। अब देखिए गर्मी में रहने के लिए आज का जो मानव है एसी, कूलर, फ्रिज सब का प्रयोग कर रहा है। तो ये जो प्रकृति में जो चेंजिंग किया है मानव, जो अपने अनुसार जो मानव जो है प्रकृति में अपने अनुसार जो चेंजिंग किया है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकृति का मानवीकरण। यानी प्रकृति जो है उसका क्या हुआ, मानवीकरण कर दिया गया। कौन किया है, मानव किया है। इतनी बात समझ में आई। पहले में था जो मानव का प्रकृतिकरण है, उसमें मानव जो है बहुत डरता था, वह भयभीत रहता था प्रकृति से, वह उसकी पूजा करता था। दूसरे में क्या हुआ, जब सभ्यता का विकास हुआ तो वह अपने आप को क्या समझने लगा, अपने आप को और आगे बढ़ाया। इसमें प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ तो वह सब कुछ समझ गया, तो वह प्रकृति से अब क्या नहीं डरता था। तो इसमें क्या हुआ, मानव ने प्रकृति के साधनों का है, जो प्राकृतिक के साधन थे, पेड़ पौधे, लकड़ियाँ, नीचे से जो आपके खनिज पाए जाते हैं, उन सब का प्रयोग करने लगा। तो वह क्या किया, प्रकृति का मानवीकरण कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकृति का मानवीकरण। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, आपका एक और है मानव भूगोल के क्षेत्र। तो मानव भूगोल के क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपकी बुक में देखिए कभी कभार दीर्घोत्तरी में बहुत ही कम बार पूछा जाएगा। तो मानव भूगोल के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आपके 3 इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद 3 और हैं आपके, नगरीय, जनसंख्या, आवास। तो इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताया गया तरीका जरूर समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।